एआई लर्निंग और एआई लिटरेसी, ये दो एकदम अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। जब मैं किसी को बोलूंगा कि एआई लर्निंग क्या होती है, कि आपको मैं एआई सिखाने जा रहा हूं, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, मीन मोड मीडियन, याद है ना सारा, एवरेजेस, ये सब करते रहे आप मैथ्स में, तो स्टैट्स की बात हो रही होगी उसमें। और फिर मैं कह रहा हूं कि स्टैट्स को, डेटा को कॉन्टेक्स्ट में ले आओ, यानी उसको इंफॉर्मेशन बना लो। तो ये सब बातें हम एआई करने के लिए करेंगे। और उसके भी आगे एक आपने वर्ड सुना होगा, मशीन लर्निंग। तो मशीन स्टार्ट लर्निंग, ऐसा भी हो जाता है। कंप्यूटर्स आपकी तरह सीखने समझने लग जाते हैं, प्लीज बोल, सीखने समझने लग सकते हैं आपकी तरह, राइट। सो मशीन लर्निंग का उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा। फिर आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे न्यूरल नेट्स, सुना है ये वर्ड, न्यूरल नेट, वर्ड सुना होगा कम से कम, नहीं सुना? तो न्यूरल नेट्स होते हैं जिसको हम मशीन लर्निंग मॉडल्स का बेसिस समझते हैं, राइट। तो ये सब चीजें मिलके बन जाती है एआई की लर्निंग, जिसमें स्टैट्स आएगा, डेटा साइंस आएगी, और उसमें मशीन लर्निंग आएगी, कंप्यूटेशन आएगा, एल्गोरिथम्स आएंगे, थोड़ी बहुत कोडिंग भी आएगी, और ये सब मिला जुला के इसको हम बोलते हैं एआई की लर्निंग, द फील्ड ऑफ एआई। बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वी आर गोइंग टू डू एआई लिटरेसी। सो हाउ इज लिटरेसी डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग? हमारे लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लिटरेसी में हम क्या समझते हैं और लर्निंग हम कैसे समझते हैं। तो इसके लिए आपको इस दोनों फील्ड्स को डिफरेंशिएट सबसे पहले करना है। लर्निंग में हम टेक्निकल साइड ऑफ द थिंग्स में जा रहे थे, और लिटरेसी में हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे, जिसमें उसकी टेक्निकल चीजें भी इन्वॉल्व होंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से टेक्नोलॉजी के बारे में समझे बिना आप सीधा सीधा एआई को समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा तो टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा, बट सिर्फ टेक्नोलॉजी समझने की बात नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपने घर में किसी ने पेट रखे हैं, डॉगी या बिल्ली, रखे होंगे बहुत सारे लोगों ने। तो घर में पेट रखने के लिए क्या आपको जूलॉजी पढ़नी पड़ती है? एकदम नहीं। आपको घर में एक छोटा सा पपी लेके आना है, तो उसके लिए आपको कोई जूलॉजी नहीं पढ़नी पड़ती, उसके लिए आपको वेटरनरी साइंस नहीं पढ़नी पड़ती। स्टिल यू कैन ब्रिंग होम अ पपी एंड रेज अ पपी, बट उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा तो डॉग बिहेवियर समझना पड़ेगा, या फिर आपको करते करते आ जाएगा। सो डॉग बिहेवियर की लर्निंग उसमें शामिल रहेगी ना। आपको यह भी पता चल जाएगा कि शहर में कौन सी दुकान से हमें डॉग का फूड मिलेगा, उसके लिए थोड़े टॉयज मिल जाएंगे, उसके लिए कोई हार्नेस मिल जाएगी, उसके एसेसरीज मिल जाएंगी, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। सो इसका मतलब बहुत सारी लर्निंग डॉग की लाइफ के बारे में आपको करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रेज इवन अ पपी। सो वी आर नाउ गोइंग टू रेज अ पपी कॉल्ड एआई। इसके लिए हमें थोड़ा सा एआई का बिहेवियर भी समझना पड़ेगा, उसके बारे में भी समझना पड़ेगा, उसको कैसे कंट्रोल में करना है यह भी समझना पड़ेगा। डॉग के लिए भी तो ये आप करते हो कि कहीं वो किसी को काट ना ले, करते हो ना, उसके लिए समझते हो, तो वो काटना भी नहीं चाहिए। तो एआई के बारे में भी ये बात सही है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने उसको रखा तो एंटरटेन करने के लिए था, लेकिन किसी दिन वो लोगों को काटने लगे। दिस ऑल्सो गोज इन टू एआई लिटरेसी। समझ गए फील्ड क्या है अब हमारा? वी आर गोइंग टू लर्न अ लिटिल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द एआई। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ एआई। वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न हाउ टू एंड हाउ नॉट टू यूज एआई, what to do with it and what not to do with it। और उसको लेके आपका बहुत सारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कि घर में पपी आने के बाद आप मनमर्जी से उठ के छुट्टियां मनाने नहीं जा सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि इसका क्या करेंगे, क्या ये साथ जाएगा, क्या ये घर पे रहेगा, फिर इसको खाना कौन देगा, तो क्या इसको कोई पड़ोसी रख लेंगे, क्या कहीं शहर में कोई डॉग केनल है जिसमें जाके मैं इसको थोड़े दिन के लिए जमा करवा दूं। आपको ये सब सोचना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी नॉर्मल ऑर्डर ऑफ लाइफ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एट गुड एट पीस विद द न्यू डॉगी। तो यही एआई के साथ भी हमें करना पड़ेगा। इट इज देयर टू स्टे। आप लोग साइंस के स्टूडेंट थे या नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कंप्यूटर करने थे या नहीं करने थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू स्टे विद दिस पपी नाउ।
So in order to stay with this puppy, you have to modify your schedules. You have to plan your tours now. तो आपको जो भी आपने करना है जीवन में, जो भी आपका अपना गोल है, जिसमें कोई आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो किसी का मास्टर्स करने का मूड हो सकता है, किसी को कोई क्लरिकल जॉब्स में जाने का मूड हो सकता है, कहीं भी जाने का मूड बन सकता है, सबका अपना अपना एम हो सकता है। लेकिन हर एम के लिए अब आपको इस छोटे से नए पपी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टे विद अस नाउ। अब ये हमारे साथ ही रहेगा, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, that let us differentiate between what is AI learning and what is AI literacy. So just summarize it. यही है जो हमने अभी भी बात की है कि AI लर्निंग और AI लिटरेसी एक ही बात नहीं है। लर्निंग के अंदर हम स्टैट्स की बात, डेटा साइंस की बात, मशीन लर्निंग की, मॉडल डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की और बहुत सारे AI एप्स बिल्ड करने की, डिप्लॉय करने की बात कर रहे होंगे। लेकिन जब हम AI लिटरेसी की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे आपके जीवन को कैसे अफेक्ट करेगी, हाउ यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफ फॉर दिस AI, एंड नाउ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस अबाउट AI के रोल। अब आपके राइट क्वेश्चन से मेरा मतलब, अभी तक जो हम क्वेश्चंस बात कर रहे हैं, जब भी आप AI की बात सुनते हो, करते हो, तो क्या क्या बातें, क्या क्या सवाल उठते हैं ऑलरेडी। एक सवाल ये उठता है जो शायद एलॉन मस्क ने और मार्क जुकरबर्ग ने उठाया, फेसबुक के मालिक ने और ट्विटर के मालिक ने। उसने कहा AI हम लोगों को कंट्रोल कर लेगी। उसने डरा दिया कि आने वाली सदी AI की सदी है और जिस कंट्री का कंट्रोल डेटा पे और AI पे होगा वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा, और शायद AI हम ह्यूमन बींग्स को भी कंट्रोल करने लग जाए। इट इज द रॉन्ग क्वेश्चन. दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट वी आर सपोज टू आस्क. We have to ask the right question. How to use and how not to use the AI is the right question. वो क्या कर देगी, वो कंट्रोल कर लेगी, दिस इज ऑल फिक्शन. हमें सही सवाल पूछने की आदत डालनी होगी. दैट इज व्हाट AI लिटरेसी इज ऑल अबाउट. देन वी हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड पर्सनल एंड कम्युनिटी चॉइसेस. आपको अपने लेवल पे और कम्युनिटी के लेवल पे कुछ सवाल उठाने हैं और कुछ चॉइसेस करनी है. जैसे किस फील्ड में AI को इमीडिएटली यूज करना है और कहां इसको यूज नहीं करना है, ये आपका पर्सनल लेवल पे भी डिसीजन होना है और ये आपको कम्युनिटी लेवल पे भी डिसाइड करना है. कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हो सकती है, कल को आप एम्प्लॉयज हो जाओगे तो एम्प्लॉयज की कम्युनिटी हो सकती है. सो यू हैव टू डिसाइड एट अ कम्युनिटी लेवल एंड एट अ पर्सनल लेवल दैट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू विद AI. ये AI लिटरेसी का पार्ट रहेगा. एंड देन नोइंग व्हाट टू एम्ब्रेस एंड व्हाट टू क्वेश्चन. आपको ये भी सवाल उठाना होगा कि हमें आंख बंद करके हर टेक्नोलॉजी को हर जगह लागू नहीं कर देना, इसकी सही जगह ही लागू करना है इसको. तो ये सारे सवाल जब उठाएंगे और इनको समझेंगे तो इट इज नॉट अबाउट AI लर्निंग, इट इज अबाउट AI लिटरेसी, फॉर विच यू आर नॉट सपोज टू बिल्ड AI, यू आर नाउ सपोज टू अंडरस्टैंड AI. तो आज की हमारा लेक्चर, हमारी क्लास जो भी हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज नॉट अबाउट बिल्डिंग AI, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग AI. हमें AI बनानी नहीं है, हमें AI को समझना है. सो यहां से हम अपनी बात शुरू करते हैं. अपने लेक्चर को मैंने इस काम के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. थोड़ा सा राइट क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने अभी बोल चुका हूं, मैं जस्ट समराइज कर रहा हूं इसको. तो हाउ इज AI ऑलरेडी इंपैक्टिंग अस, ये पूछने की बजाय कि AI फ्यूचर में कब्जा कर लेगी कि नहीं कर लेगी, हमें इस बात पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये ऑलरेडी क्या कर रही है. इट मे बी टेकिंग अवे जॉब्स, it may be replacing you from some kind of works and putting you into some other kinds of works. तो ये इसका already existing impact है, right? Then what should I as an individual do about it? मुझे क्या करना होगा इसको लेकर, तो ये सारे, और as a community हमें क्या करना. Then ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपसे शेयर की कि it's like raising a puppy. So we are going to raise a new puppy. For that we have to learn the dog behavior, we have to learn from where we get the medicines from the dogs, where we get the food and the toys for the dog, all that we have to, and we also have to modify the schedules that we follow already. So this is what I mean by AI literacy. Now coming to the actual lecture.
सबसे पहले 3 पार्ट्स रहेंगे मेरे। एक कि हमें टेक्नोलॉजिकली इसको कैसे समझना है, कितना पोर्शन है टेक्नोलॉजी का जो हमें समझना जरूरी है। हर एक को जरूरी है, चाहे उसको एआई बनानी है या नहीं बनानी, लेकिन उसको इतना पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपसे बात करूंगा एआई को लेके, एथिक्स को लेके। वर्ड एथिक्स आप समझते हैं सारे? एथिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ लोग इसको मोरालिटी कहते हैं, कह ही दिया। मोरालिटी भी इसके लिए हम इंटरचेंजली भी यूज करते हैं, लेकिन एथिक्स को अगर मैं सादा भाषा में बात करूं तो थोड़ा सा अलग होता है मोरालिटी से, लेकिन लार्जली वैसा ही होता है। थोड़ा सा अलग ये होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज एथिक्स, राइट? सो एआई एथिक्स की हम बात करेंगे। और थर्ड, हम बात करेंगे कि एआई को स्ट्रिक्टली क्या नहीं करने देना है। तो ये 3 पोर्शंस में आज का लेक्चर डिवाइडेड रहेगा। आई विल ट्राई टू फाइंड सम टाइम फॉर यू गाइज ऑल्सो। मैं बहुत लालची हूं इस मामले में, मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को टाइम देता नहीं हूं बात करने का। मैं ही ज्यादा बोलता हूं, आज भी मैं ही ज्यादा बोलूंगा। फिर भी आपने कोशिश करनी है मेरे टाइम से कुछ टाइम खींच के अपने सवाल पूछ लेने हैं, राइट? सो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना है कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, नया क्या है, व्हाट इज न्यू अबाउट एआई। पहले हम सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से ऑलरेडी डील कर रहे थे। आप सब बचपन से लेके, आप वो जनरेशन हो जिसने, बोलते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। आप लोग सिल्वर स्पून वाला कौन है कौन नहीं पता नहीं, बट ऑल बॉर्न विद मोबाइल फोन इन द हैंड्स। सो मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल थे, इवन विदाउट एआई, राइट? तो वो जो मोबाइल फोन्स थे, वो जो कंप्यूटर्स थे जो पहले से थे, वो क्या कर रहे थे और नया क्या है? वो पहले वाले कंप्यूटर्स चलते थे जिसके लिए आप यूज करते हो एक वर्ड, उसको कहते हैं एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? थोड़ा सा एल्गोरिथम आपने बचपन में पढ़ा है। एल्गोरिथम्स वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि क्या करना है। विच मीन्स हम कंप्यूटर के बारे में जो पुराने समय में कहते थे वो ये था कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। आप उसको जो इंस्ट्रक्शन दे देंगे वो वही कर देगा। इंस्ट्रक्शन सही तो काम सही, इंस्ट्रक्शन गलत तो काम गलत। और जहां पे इंस्ट्रक्शन नहीं मिली वहां पे कंप्यूटर या तो एरर दे देगा और या फिर हाथ खड़े कर देगा, मुझे नहीं पता क्या करना है। दिस वॉज द ओल्ड वर्जन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये लॉजिकल थे। ये लॉजिकल थे कि जो इंस्ट्रक्शन मिली है वही करेंगे। और ये कुछ रिलेशंस पे ऑपरेट करते थे जिनको हम लॉजिकल रिलेशन कहते हैं। उसको बहुत सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा, इफ देन रिलेशंस। इफ दिस देन दैट, ये एक रिलेशन होता है जीवन में। आप लोग भी इसको यूज करते हो। क्या होता है ये? अगर मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो लाइट जल जाएगी। इफ आई स्विच ऑन दिस पीस ऑफ स्विच, द लाइट विल गो ऑन। तो इफ दिस देन दिस, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। यही सॉफ्टवेयर रिलेशंस का हमारा सबसे प्रोमिनेंट ग्राउंड था। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल रिलेशन। ये लॉजिकल रिलेशन है कि इफ दिस देन दिस। हमने कंप्यूटर को बता दिया अगर सामने वाला यहां क्लिक करेगा तो तुम्हें ये कर देना है, अगर ये बटन दबाया तो ये स्क्रीन खोल देनी है। तो इफ दिस देन दिस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल ऑपरेटर, ये हमारा पुराने सॉफ्टवेयर का बेस था। हम इसी पे सारा सॉफ्टवेयर चलाते आ रहे थे और इससे भी हमने वंडर्स कर लिए थे। मोबाइल फोन इससे बन चुका था, आपके बहुत सारे कंप्यूटर के एडवांस सॉफ्टवेयर इसी बेसिस पे बन चुके थे। ये ऑलरेडी था हमारे पास। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहां आई? प्रॉब्लम ये थी कि हम ह्यूमन बीइंग के माइंड के एक पर्टिकुलर काम को कॉपी कर रहे थे। वो काम है डिसीजन मेकिंग का। हम डिसीजन कैसे करते हैं? हम डिसीजन करते हैं कंडीशंस के बेस पे। जैसे कि अगर 10 बजेंगे तो मैं क्लास में जाऊंगा या जाऊंगी। कंडीशन है, 10 बजना इज द कंडीशन, क्लास में जाना इज द अफेक्ट। तो हम अपने डिसीजंस ऐसे ही करते हैं। सॉफ्टवेयर इसी को कॉपी कर रहा था। लेकिन
धीरे धीरे साइंटिस्ट ने देखा कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ डिसीजन नहीं करते हैं, हम कुछ और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज इन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी और इन्होंने पिंक पहनी, तो क्या इन्होंने कोई लॉजिक लगाया था कि आज तो ट्यूसडे है, इसका मतलब ये होता है, इससे ये कैलकुलेट करके आया नंबर ग्रीन, तो फिर निकालो कपबोर्ड में से ग्रीन शर्ट और पहन लो? ऐसा तो नहीं किया होगा। आज मेरा ग्रीन पहनने का मन है, इज द ओनली थिंग दैट शी डिड। आज मुझे लगता है कि मुझे पिंक पहन के जाना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि एक सहेली को फोन किया हो, तुम कौन सा पहन के जा रही हो, उसने कहा मैं पिंक, चलो फिर मैं भी पिंक, या फिर अच्छा पिंक तुमने पहना तो फिर मैं रेड। इसका क्या लॉजिक ढूंढोगे? ह्यूमन डिसीजंस तो ऐसे हो रहे हैं, तो इसको कैसे कॉपी किया जाएगा? समझ में ये आया कि हम लोग डिसीजंस नहीं करते, सिर्फ हम लोग चॉइसेस करते। We don't only make decisions which are logical, we make choices which may be illogical. So choices may be governed by passions, emotions, and sometimes maybe by ethics. Ethics मतलब rules, what to do and what not to do. मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं तो फॉर्मल्स पहन के नहीं जाऊंगा, और मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो कैजुअल पहन के नहीं जाऊंगा, राइट? पिकनिक पे जा रहे हो तो अलग किस्म के कपड़े पहनोगे। सो दिस इज रूल्स। तो आप या तो एथिक्स से फॉलो करते हो डिसीजंस या चॉइसेस, या फिर इमोशन से, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, मेरे दोस्त को क्या अच्छा लगेगा, आसपास वालों को क्या अच्छा लगेगा, एनीथिंग। सो ये हमारी चॉइसेस है, ये डिसीजंस नहीं है, ये चॉइसेस है। तो मशीन अभी तक हमारा डिसीजन कॉपी कर रही थी। दिस मशीन, द ओल्ड एल्गोरिथम्स, द फिक्स्ड इफ एंड देन रूल्स, ये हमारे डिसीजन मेकिंग को कॉपी कर रहे थे। लेकिन हमें डिसीजन मेकिंग सिर्फ कॉपी नहीं करनी थी, हमें अपनी चॉइसेस कॉपी करनी। तो फिर समझ में नहीं आया मशीन को कि चॉइसेस का क्या किया जाए, क्योंकि इमोशंस तो मशीन के पास नहीं है। मशीन के पास तो एथिक्स भी नहीं है, वो तो कल्चर में ग्रो नहीं किया। आपका तो कल्चर हो सकता है कि वहां घर के बड़े बड़े लोग होंगे, बुजुर्ग लोग आएंगे, तो क्यों ना मैं उनके सामने थोड़ा सा डिसेंटली ड्रेस कर दूं, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगे। अब ये तो कल्चर से आई बात, तो कल्चर तो मशीन के पास नहीं है। तो कैसे करें? इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला। हमने कहा, अगर मैं किसी व्यक्ति पे, फॉर एग्जाम्पल इन्हीं पे जिनकी हमने ग्रीन टी शर्ट की बात की, अगर इनके जीवन के ऊपर एक कैमरा लगा दिया जाए और ये डेली कौन से कपड़े पहन के घर से बाहर निकलती हैं उसको हम रिकॉर्ड कर दें, और डेली, और ये हम साल करें पूरा, तो हमारे को लास्ट में क्या मिलेगा? एक पैटर्न मिलेगा। ग्रीन रेड, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन पिंक, तो कुछ तो पैटर्न है। वो इन्होंने भी नहीं सोचा, लेकिन इनके बिहेवियर में वो पैटर्न एग्जिस्ट करता है। हम केवल उस पैटर्न को क्यों ना रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि वही है जो दुनिया में दिखता है हमारे बिहेवियर में। लेट अस रिकॉर्ड द पैटर्न। तो हम पैटर्न को रिकॉर्ड करेंगे और उसको लर्न करेंगे, और उसके बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल ये कौन सी शर्ट पहन के बाहर निकलेंगी। दिस इज व्हाट वी कैन डू, एंड दिस इज द न्यू पैराडाइम। इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग। सो मशीन दो काम करती है, आपके हिस्टोरिकल पैटर्न्स को रिकॉर्ड कर सकती है, और उसमें से ऐसे पैटर्न्स ढूंढ सकती है जो आपको भी नहीं पता, और फिर उसके बेसिस के ऊपर कल क्या होगा प्रिडिक्ट कर सकती है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इंटेलिजेंस, दिस इज व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हुआ है नया। तो हम ओल्ड एल्गोरिथम्स पे थे, वहां से हमने मशीन लर्निंग करी, और इससे हम बना दिए हम आज का मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर। फाइन। तो क्या डिफरेंट है? पिछले वाले में हम कर रहे थे डिसीजंस, इफ देन रूल्स लगा रहे थे, रूल बेस्ड सिस्टम था। अभी पैटर्न बेस्ड सिस्टम है। इट्स नॉट रूल बेस्ड, कोई रूल नहीं है। कल कौन सा कपड़ा पहना जाएगा कोई रूल नहीं है, लेकिन पैटर्न है। कल पिंक पहना था तो आज व्हाइट ही पहनूंगी, इट कैन बी अ पैटर्न। सो पैटर्न्स हो सकते हैं, हम पैटर्न्स को लर्न करने वाले सिस्टम्स बना रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर नाउ डेज डूइंग। क्या हो गया? अरे अच्छा, वो मेरे ख्याल से हमने बड़ी देर से उसे यूज नहीं किया, वो याद दिलवा रहा है। इसने मेरा पैटर्न नहीं स्टडी किया। तो इससे जो बना मॉडर्न एआई वो प्रोबेबिलिस्टिक है।
यानी प्रोबेबिलिटी पे चलता है। आज ये हुआ है तो कल 90% चांस है कि ऐसा ही होगा, गलत भी हो सकता है। फिर क्या करते हैं हम, गलत होता है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, फीडबैक लूप देते हैं, विच इज डन टेक्नोलॉजिकली, उसको फीडबैक देते हैं और फिर वो बेटर लर्न करता है कि अच्छा ये गलती हुई थी, मैंने व्हाइट के बाद पिंक सोचा था लेकिन वो व्हाइट के बाद ग्रीन पहन के चली गई, तो गलती हुई, कितने परसेंट हुई, कितनी बार हुई, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उनको हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। और वहां से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बन जाते हैं। और ये खास बात है इसकी, अब नए सिस्टम की अच्छी चीजें बनती हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पिछले सॉफ्टवेयर में जब हमें पता था कौन से रूल से क्या होगा, तब हम अगर मशीन गलती करती थी तो हमें पता होता था कि कहां गलती हुई है। वी ऑलवेज न्यू इट, क्योंकि हम ही ने उसको वो रूल्स बताए थे कि अगर ऐसा करना है तो ऐसा होगा, ऐसा ही था रूल्स। हाँ, तो प्रॉब्लम्स भी साथ ही आएंगी। एक प्रॉब्लम आ गई कि पहले हमें पता था कि कौन सी जहां पे गलती हुई उसका क्या इलाज करना है, लेकिन अब क्योंकि हम पैटर्न स्टडी कर रहे हैं तो इट्स अ ब्लैक बॉक्स फॉर अस। हमें एकदम नहीं पता है कि एआई के अंदर क्या हो रहा है, वो पैटर्न रीडिंग के किस स्टेज पे है, उसने पैटर्न को कैसे रीड किया, ऑलमोस्ट वी नो नथिंग अबाउट इट। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पुराने सॉफ्टवेयर एक्सप्लेनेबल थे। अभी ये जो एआई है इसका रिजल्ट हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एआई ने हमारे एक प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी में, उसने निकाल के हमारे को एक ऐसे लिख के दे दिया। हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि हमारे प्रॉम्प्ट से ये वाला ऐसे कैसे बना। इसकी वजह से अगर हम चाहें कि सेम प्रॉम्प्ट दोबारा दे और दोबारा डिट्टो सेम ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, नया कुछ आएगा, क्योंकि उसको पैटर्न पढ़ने हैं। पिछली बार उसने कुछ दूसरा पैटर्न पढ़ा, इसलिए इस बार कोई और पैटर्न पढ़ लिया, तो पैटर्न चेंज तो रिजल्ट चेंज। तो नई जो कंडीशन है हमारी, इसके अंदर से एक्सप्लेनेबिलिटी खत्म हो गई है, ये एक ब्लैक बॉक्स बन गया है, इसके अंदर क्या होता है कुछ नहीं पता। फाइन। तो पुराना सॉफ्टवेयर एक्सप्लेनेबल था, गलती करता था, हमें पता होता था एग्जैक्टली कौन सी लाइन मिस की, हम उसको जाते थे वहां चेक करते थे लाइन डिलीट तो नहीं होगी है, ठीक से दोबारा डालते थे, चल पड़ता था। राइट। अभी नए सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं पता, वो प्रोबेबिलिस्टिकली चलता है, उसने कौन सी प्रोबेबिलिटी कब कैलकुलेट की, कैसे कैलकुलेट की, गॉड नोस, इवन गॉड डज नॉट नो, किसी को नहीं पता। फाइन। तो ये हमारे नए दौर के सॉफ्टवेयर में प्राइमरी डिफरेंस है। तो एआई जो है वो कैसे डिसीजंस करती है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, जस्ट समिंग अप इन दिस स्लाइड, कि एआई मशीन लर्निंग पे चलती है। पुराने जो ओल्ड स्कूल सॉफ्टवेयर थे वो इफ कंडीशनल थे, इफ एंड देन रूल्स के ऊपर चलते थे, दैट वाज ऑल। बट एआई जो है ये बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन होती है, उसकी हिडन पैटर्न्स ढूंढती है, उन पैटर्न्स को लर्न करती है और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रिडिक्शन करती है। तो यहां से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं अपने प्यारे चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी में हम प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो हमारे प्रॉम्प्ट का पैटर्न रीड करता है। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि चैट जीपीटी हमारी बात को समझ रहा है, नहीं समझ रहा, वो केवल और केवल उसको टोकन्स में तोड़ दे रहा है और 010101 का एक पैटर्न बना ले रहा है और उस पैटर्न को स्टडी कर रहा है और ये बात गेस कर रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। उसका गेस है, जिसको हम कहते हैं कि चैट जीपीटी ने जवाब दे दिया, ये उसका बेस्ट गेस है। दिस इज व्हाट चैट जीपीटी इज डूइंग, इट इज नॉट थिंकिंग एट ऑल, हमारे सेंस में थिंकिंग नहीं है। वो क्या कर रहा है, इट इज गेसिंग, इट्स गेसिंग द नेक्स्ट पैटर्न। पिछला पैटर्न ये था तो अगला क्या होना चाहिए, यही करता है चैट जीपीटी। इसलिए इस मिथ को अपने दिमाग से जिंदगी भर के लिए निकाल दो कि एआई हमारी बात समझती है, नहीं समझती है। समझना एकदम अलग चीज होती है, समझना वो होता है जो अब आप कर रहे हो। दिस इज नॉट व्हाट, आप तो मेरी बात में से पैटर्न नहीं ढूंढ रहे हो ना, आप तो मेरे वर्ड्स के मीनिंग को अपने पास्ट के अंदर, उस मीनिंग का क्या मीनिंग है आपके लिए, उसके साथ जोड़ के देख रहे। हमने इसके बारे में पहले क्या सुना था,
अभी सर क्या बता रहे हैं, आप तो इससे जोड़ के देखते हो। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। एआई डज नॉट अंडरस्टैंड पैटर्न और पैटर्न का गेस। फाइनली दिस इज व्हाट एआई इज डूइंग, राइट? सो इट इज गेसिंग। द जॉब ऑफ एआई इज टू गेस। एंड देन कम्स, अगर ये गेसिंग पे बेस्ड है और अगर ये ब्लैक बॉक्स है एक पूरा, तो हम अपने जीवन के सारे कामों में एआई को घुसाए जा रहे हैं और इट इज नॉट एक्सप्लेनेबल। कल को कोई गलती हो जाएगी, कोई दुनिया में ताकत एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि ये गलती क्यों की इसने। उसने पैटर्न देख लिया, उसको वही पैटर्न समझ में आया, उसने वही किया। आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें। जबकि सॉफ्टवेयर में हम जानते थे कि वो क्या करेगा, प्रिडिक्टेबल थे वो। ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। ये खुद प्रिडिक्शन से काम करती है, लेकिन हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इससे क्या गड़बड़ हो रही है? इससे गड़बड़ ये हो रही है कि हमें कुछ इसके लिए रूल्स बनाने होंगे कि ये कैसे काम करे और कैसे ना करे, कहां इससे काम हमने लेना है और कहां इससे काम हमने कतई नहीं लेना है। इसके ऊपर हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो रूल्स तो ह्यूमन बीइंग तय करेंगे, राइट? सो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई लर्निंग इज द एआई एथिक्स। अब एआई एथिक्स हमारे को क्यों क्यों जरूरी है, उसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई। अगर मैं एआई को बहुत सारे डेटा पे ट्रेन करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने क्या किया, उसको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दी और मैंने वो सारी फोटोग्राफ्स एआई को दी और एआई को बताया कि इनमें से कौन कौन सी फोटोग्राफ वो किसी क्रिमिनल की है और कौन सी क्रिमिनल की नहीं है। गुड इनफ, ट्रेनिंग के लिए अच्छा यूज केस है। हम एआई को फोटोज दे देंगे, एआई उस पर लर्न कर लेगी पैटर्न कि ऐसे पैटर्न वाले लोग क्रिमिनल होते हैं और ऐसे वाले नहीं होते। तो हमने हजारों के फोटोग्राफ्स उसको दी और उसको सिखाया कि तुम ट्रेन हो जाओ और नेक्स्ट फोटो मैं तुम्हें दूंगा और नहीं बताऊंगा कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है, वो तुमने मुझे बताया। तो इसका मतलब ये एआई अगर अच्छे से ट्रेन हो जाए तो नेक्स्ट फोटो इसको दिखाऊंगा तो उसको बताना चाहिए कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है। ऐसा ही उससे हमारा मकसद है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हम लोगों के चेहरे देख के उनका क्राइम किया है कि नहीं किया है ये जज करना शुरू कर देंगे। एंड कैन यू इमेजिन कितना डेंजरस हो सकता है ये? मैंने किसी को देखा, मेरे को लगा कि ये आदमी तो क्रिमिनल होना चाहिए और मेरा सारा बिहेवियर उसके प्रति यही बन गया कि ये तो क्रिमिनल है, भले इसने क्राइम किया है नहीं किया है, किसी दिन पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, कुछ लेन देन नहीं है। मैंने कहा ये तो शक्ल से ही चोर लगता है। इज इट अ गुड थिंग टू डू? किसी व्यक्ति को उसकी शक्ल देख के जज कर लेना, उसके बॉडी को देख के जज कर लेना, इज इट अ गुड थिंग? इट विल मेक लाइफ हेल फॉर पीपल अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें। और आपके ऑलरेडी अब नाउ डू सम क्लास वर्क लर्निंग ऑल्सो, हम ऑलरेडी ये करते हैं। हमने बना रखा है स्टैंडर्ड कि खूबसूरत वो होता है जो बहुत ऊंचा लंबा हो, गोरा हो और पतला सा हो, लड़का हो तो थोड़ा हेल्दी बिल्ट हो, लड़की हो तो थोड़ी दुबली पतली हो। ये हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और जो इस स्टैंडर्ड पे फिट नहीं बैठता उनका जीवन कैसे होता है क्लास में आने से पहले आपको पता है? वो क्या सोच रहे होते हैं? आज मैं फिर से क्लास में जाऊंगा या जाऊंगी और सब मेरी तरफ देख रहे होंगे और इसकी वजह से वो क्लास में सवाल नहीं पूछते हैं। इसकी वजह से वो क्लास में कोई भी कंपटीशन होना होता है उसके लिए हाथ नहीं खड़ा करते हैं कि मैं करूंगी इसमें। कॉन्फिडेंस नहीं आता उनमें। क्यों? क्योंकि आपने जजमेंट बना रखी है। दिस इज हाउ द जजमेंट्स दे मेक द लाइफ हेल फॉर पीपल। और अगर ये जजमेंट आपकी एआई करने लग जाए, यहां तो हम डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपसे बहस कर सकता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं। आप कहोगे सर बात तो सही है, मेरा एक दोस्त है वो थोड़ा सा रंग का ऐसा डार्क है तो उसकी वजह से लोगों ने उसको जज कर रखा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो क्लास में कभी क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता कि मैं खड़ा हूंगा लोग हंसेंगे। तो आप एकदम रिलेट कर लेंगे। ये रिलेट एआई कैसे करेगी? इट्स अ ब्लैक बॉक्स, इट्स अ पैटर्न जजिंग मशीन। तो आपको उसके लिए कुछ नियम बनाने होंगे। इसको हम कहते हैं डेटा की ट्रेनिंग का बायस। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग बायस। और यूएस के अंदर ये किया गया कि जब उसको बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड दिया गया
तो बिकॉज यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैक पॉपुलेशन के लिए खर्चा नहीं किया था उनको पढ़ाने पे लिखाने पे, तो नतीजा क्या था? ब्लैक पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा क्राइम की तरफ चला गया। तो मशीन को लेकिन जब वो सारी फोटोग्राफ्स दिखाई गई, मशीन ने कहा जो ब्लैक होता है वो क्रिमिनल हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। सो दिस इज व्हाट मशीन्स डू। सो इस ट्रेनिंग डेटा के बायस को आप कैसे खत्म करोगे? इसको खत्म करने का काम एआई एथिक्स करता है, जो कि आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हो, ये आप लोगों का काम है। दिस इज द न्यू जॉब दैट इज कमिंग टू यू आने वाले टाइम में, अभी आ चुकी है। एआई एथिक्स का फील्ड हाईली पेड फील्ड है और पीपल नीड अ लॉट ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स टू ट्रेन एआई, क्योंकि ये बात की जजमेंटल नहीं होना होता है किस सब्जेक्ट में सिखाई जाती है। इंजीनियरिंग में तो नहीं, मेडिकल साइंस में भी नहीं, कहां सिखाई जाती? आर्ट में। इट इज योर फील्ड। तो एआई का सबसे बड़ा हिस्सा है एआई एथिक्स। तो एआई एथिक्स जो है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी मैंने बात की, ट्रेनिंग डेटा की बायस। तो आप हैं जो रिमूव करेंगे वो बायस। कैसे रिमूव करेंगे? एक एग्जांपल, अगर मैं एक कंपनी हो जो हमारे पंजाब के बहुत सारे इंप्लॉइज को ले चुकी हो, तो पंजाब के बहुत सारे इंप्लॉइज है, तो जाहिर सी बात है उनके नाम के अंदर बहुत सारे नाम के पीछे सिंह आएगा और बहुत सारी लड़कियों के नाम के पीछे कौर आएगा। तो एआई जब इस पे ट्रेन होगी और हम उसको एचआर ट्रेनिंग बॉट बना देंगे, ट्रेंड एचआर बॉट, और उसको कहेंगे कि जब भी किसी का सीवी आएगा तो हम सीवी उस बॉट को देंगे और वो बॉट हमें बताएगा लाइकलीहुड ऑफ दिस पर्सन एज एन एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। तो क्या करेगा वो? इट विल बी बायस्ड टुवर्ड्स कॉर्स एंड सिंग्स। वो नाम पढ़ेगा और अंदाजा लगा लेगा कि क्योंकि मेरी पास्ट डेटा में ज्यादातर कॉर्स और सिंग्स हैं, इसलिए इसका मतलब जो भी कौर है, जो भी सिंह है, ज्यादातर चांस है कि वो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं। इट्स अ रॉन्ग पैटर्न डिसीजन। तो फिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्किल। कंपनी को क्या चाहिए? उसको तो स्किल चाहिए, उसको तो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन पे ही जज करे वो। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग डेटा में से नाम हटा देना पड़ेगा। नाम को रिमूव ही कर देंगे। ट्रेनिंग में नाम का कोई रोल ही नहीं रहने देंगे। वी डोंट वांट द रोबोट टू बी बायस्ड ऑन द नेम्स, वी वांट इट टू बी बायस्ड ओनली ऑन क्वालिफिकेशंस, ओनली ऑन द स्किल्स। तो अब जिसके पास भी वो स्किल सेट है, वो चाहे कोई कोई किसी भी स्टेट के हों, कौर हो, कुमार हो, थापा हो, कुछ भी हो, रावत हो, तो वो सब लाइकलीहुड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। तो हम नाम का डेटा हटा देंगे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अगर उस कंपनी के अंदर पहले से जो काम कर रहे थे वो ज्यादातर मेल्स थे, तो नेक्स्ट टाइम ये पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर मान लेगा कि जो भी मेल है वही लाइकली इंप्लॉय है। ये भी गड़बड़ है। जेंडर रेशो बिगड़ जाएगी, वो कंपनी सारे मेल्स को ही लेती चली जाएगी। फीमेल्स कहां जाएंगी? वो क्यों पढ़ रही हैं कॉलेज में? तो हमें जेंडर को भी इसमें से हटा देना पड़ेगा। फिर वो रिलीजन पे बायस भी हो सकता है, तो रिलीजन को भी हटा देना पड़ेगा ट्रेनिंग डेटा में से। सो अंत में ट्रेनिंग डेटा में बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। हमें इन्हीं तीन चीजों पे बेस करना है। तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन एचआर डिपार्टमेंट में बैठ के आप लोगे, जिन्होंने कमलजीत सिंह से क्लास लगाई है। दिस इज योर जॉब। एआई एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एआई कुछ कर देगी, उसका रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पिछले दिनों में एक टीवी सीरियल आया था, उसका नाम था ओके कंप्यूटर। छोटा सा सीरीज था, ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ओके कंप्यूटर में एक ऑटोमेटिकली ड्रिवन कार थी, उसने एक एक्सीडेंट कर दिया और बंदा मर गया। सवाल यह खड़ा हो गया कि इसका जिम्मेदार कौन है? कार तो ऑटोमेटिक ड्रिवन थी, तो क्या ये बंदा कार ने मारा? इज इट अ मर्डर? या फिर ये कार से गलती हो के एक्सीडेंट हो गया? देन शुड द कार बी देयर? क्या हमें ऑटोमेटिक कार चलानी भी चाहिए कि नहीं? या फिर जिस बंदे ने इस कार को खरीदा था और उसके बिहाफ पे ये कार चल रही थी, या फिर वो जिम्मेदार है? और या फिर
जिस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस कार को ट्रेन किया था, उसकी गलती की वजह से ये कार ने बंदा मार दिया, तो क्या हम उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर ढूंढ के उसको अमेरिका में से उसके ऊपर मर्डर का केस चलाएं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आएगी? तो इसलिए एआई एथिक्स के अंदर एक बड़ा मामला है कि हर एआई डिसीजन जो आप करते हो, उसके लिए आपको किसी एक इंडिविजुअल इंसान को या डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में एआई की होती नहीं है कुछ, राइट? एंड देन फेयरनेस एंड रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी, यानी इट शुड बी फेयर टू ऑल द जेंडर्स, इट शुड बी फेयर टू ऑल द रिलीजन्स, इट शुड बी फेयर टू all the people from anywhere in the world. It should be fair, it should not be biased towards anyone, right? So this is what AI ethics is all about. क्या ठीक हो? अभी बेटर ना? तो जितनी देर हो सके यहां पे आराम कर सकते हो, बिल्कुल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, उसकी वजह से तो फायदा होना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं। And now I come to very important part of this presentation कि how not to use my AI system, कैसे नहीं यूज करना है एआई को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स हमने अभी देख लिए, एथिक्स में की वजह हमने देख ली कि क्यों एथिक्स होने चाहिए, वो वजह हमने देख ली। अब हमें कुछ चीजों के लिए बहुत ही पक्का मन बनाना पड़ेगा कि हमें एआई को कहां नहीं इस्तेमाल करना। नंबर 1 इज द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ एआई। हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर तो धुआं नहीं फैलाते हैं जैसे गाड़ी निकालती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर कोई इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। कंप्यूटर जिन चीज़ों से बने हैं उनके लिए माइनिंग होती है, वो खनिज पदार्थ वो सारे धरती में से निकलते हैं और उनको बनाने के लिए कुछ इंडस्ट्रीज लगती हैं, वो इंडस्ट्री मिलके वो सारा मटेरियल बनाती हैं जिनसे कंप्यूटर्स बनते हैं। और एआई आने से एक नई चीज जो हो गई वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए चाहिए डेटा, और डेटा इतना ज्यादा चाहिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो सकता है हमें आने वाले टाइम में चांद को ढूंढ के उसके ऊपर डेटा सेंटर बनाने पड़ जाए, इतना ज्यादा स्पेस चाहिए डेटा सेंटर्स के लिए। और डेटा सेंटर्स जब चलते हैं, दे एमिट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट प्रोड्यूस करते हैं जब कंप्यूटर्स चलते हैं। और उन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने का हमारे पास एसी वाला तरीका नहीं है, हमें पानी से ठंडा करना पड़ता है, जो हमारी अभी की टेक्नोलॉजी है। तो डेटा सेंटर्स जो हैं वो टन्स एंड टन्स ऑफ वाटर लेते हैं, और वो टन्स एंड टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वो टन्स एंड टन्स ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं। ये है नई प्रॉब्लम। अभी पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि यूएस के अंदर कुछ लेजिस्लेटर्स ने, कुछ सेनेटर्स ने कहा कि हमारे यहां पे डेटा सेंटर्स नहीं बनने देंगे, क्योंकि जिस इलाके में डेटा सेंटर बनता था वहां के आसपास के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए सारा धरती से पानी निकाल लिया जाता था और दूर दूर तक ट्यूबवेल्स में, बोरवेल्स में पानी खत्म। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम नाउ। यही वजह है कि डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूएस, वो आजकल पुश कर रहे हैं कि हम अपने डेटा सेंटर किसी तरीके में इंडिया में ना बना दें। हमें तो ट्रेंड मॉडल ही चाहिए ना, डेटा कहीं भी रहे, डेटा सेंटर कहीं भी हो दुनिया में। तो ये एक नई समस्या पैदा हो चुकी। जितनी बार आज चैट जीपीटी को कोई क्वेरी देते हो, उतनी बार वो मॉडल को कंसल्ट करता है, मॉडल रन करता है, ट्रेन, रीट्रेन, उसकी एडजस्टमेंट्स, बहुत कुछ, एक पूरा प्रोसेस पीछे चलता है, फिर जाके एक आंसर आता है। तो इसकी हर क्वेरी की एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। कुछ लोगों ने तो इस कॉस्ट को कैलकुलेट भी कर लिया है। दे हैव नाउ स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रनिंग एआई इन टर्म्स ऑफ कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अगर हम एक चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट डाल के रिजल्ट लेते हैं। तो लोग इसको कैलकुलेट करने लगे हैं, और ये कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक रिजल्ट्स लेके हमारे पास आ रही है। ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना था क्या आप लोगों ने? एक लड़की थी आपकी उम्र की, आपसे भी छोटी थी, और उसने सडनली कहा फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। उसको पता चला कि दुनिया में हम क्लाइमेट चेंज को इस हद तक ले आए हैं कि अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो उसने कहा था कि इमीडिएटली
इसको बंद करना होगा जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वरना सारी मनुष्यता खत्म हो जाएगी। मनुष्यता ने तो ये किया, हम खत्म हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने ये नहीं किया, चिड़िया, पेड़, समंदर, नदी, उन्होंने तो नहीं किया ये सब, लेकिन वो भी साथ ही खत्म हो जाए, तो करें हम, भरें सब। तो ये सवाल उन्होंने उठाया था, क्लाइमेट चेंज इज अ डेंजरस थिंग राइट नाउ। और आप लोग, क्योंकि हमारा आर्ट्स का अगर आप स्टूडेंट्स हो, तो दिस इज अनदर एरिया, सस्टेनेबिलिटी, कि आप जो भी डेवलपमेंट करोगे करते जाओगे। इंजीनियर्स का क्या है, कुछ भी कर देंगे। हमें तो मजा आता है, वी आर एआई इंजीनियर्स, हमें तो इस बात में मजा आता है कि अब नया क्या करें। अब पहले एआई ये नहीं करती थी, अब मेरी एआई ये भी करेगी, हमें तो मजा आ रहा है। लेकिन इट इज द यू पीपल जो बताओगे कि ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसकी कॉस्ट कितनी बेयर कर रहे हैं हम लोग, इस कॉस्ट को क्या हम एक, इज इट जेन्युइन? क्या हमें एक क्वेरी जो मैं बड़े आराम से गूगल से भी ले सकता था, क्या ये जरूरी है कि वो चैट जीपीटी से ही लूं हर बार? सो दिस डिसीजन हैज टू बी मेड। हमें कौन सा काम एआई से नहीं करवाना है, ऑन द बेसिस ऑफ कि हर एआई क्वेरी की एक इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। अगर आपको ठीक से पता होगा कि एआई किस काम के लिए होती है, तो आप एआई के पास जाके ये नहीं कहोगे कि चैट जीपीटी, आई एम फीलिंग सो लो टुडे, प्लीज गिव मी सम गुड एडवाइस। इसके लिए दोस्त होते हैं भाई, इसके लिए अगल बगल में लोग हैं जिंदा घूम रहे हैं, उनसे एडवाइस लो, उनको एडवाइस दो। चैट जीपीटी के पास मत जाओ, इट्स नॉट अ थेरेपिस्ट, इसके लिए जिंदा लोग हैं। सो आपको इस इन्वायरमेंटल कॉस्ट को, अगर आप सेंसिटिव हो जाएंगे, तो आप जरूर इस बात का फैसला कर पाओगे कि कौन सा काम हमें एआई से करवाना है और कौन सा कतई नहीं करवाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बताया कि ये ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर डिसीजन कैसे होते हैं, ये चॉइसेस कैसे, पैटर्न पकड़ता सिर्फ। अगर इस ब्लैक बॉक्स को मैं लोगों को मारने का डिसीजन दे दूं, हैंडल करने के लिए, एक ऑटोनॉमस कार की तरह एक ऑटोनॉमस गन बना दूं, जिसको मेरे को सिर्फ निशाना बताना है, और फिर वो खुद से ढूंढे उस बंदे को जाके दुनिया में और मार दे, और कल को वो गन गलती कर देगी तो उसकी जगह किसी और को मार देगी उसके जैसे। इट्स अ डेंजरस थिंग। तो ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम, ये इस वक्त दुनिया की बड़ी समस्या है। पिछले दिनों में आपने वर्ड सुना होगा एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी के बारे में, जो कि क्लॉड नाम की एक जनरेटिव एआई का मालिक है। एंथ्रोपिक उस कंपनी का नाम। पिछले दिनों उसको यूएस में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम बनाने के इरादे के लिए अपनी एआई देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते हैं कि हम एक ऐसी मशीन आपके हाथ में दे दें जो लोगों को मारने का फैसला इंडिपेंडेंटली करने लग जाए। दिस इज नॉट अलाउड। और ये 2018 में पहले भी हो चुका है, जब गूगल के साथ पेंटागन का एक एग्रीमेंट हुआ आर्मी टेक्नोलॉजीज में एआई यूज करने के लिए, तो गूगल के 800 से ऊपर एम्प्लॉयज ने साइन करके अपनी कंपनी को लेटर दिया कि अगर हमारे बनाए हुए इस टेक्निक का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाएगा तो हम इस कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। एंड गूगल हैड टू टेक बैक दैट डिसीजन। और अभी एंथ्रोपिक के साथ भी यही हुआ। एंथ्रोपिक ने खुद से ही मना कर दिया यूएस गवर्नमेंट को कि हमारे इंप्लॉयज अलाउ नहीं करेंगे कि उनकी बनाई हुई एआई को हम लोगों को मारने के लिए लगा दें। एआई इज नॉट मेंट फॉर किलिंग पीपल। तो इसलिए ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम के अंदर एआई का लगाना बहुत ही डेंजरस है। इसके साथ ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स हैं जुड़े। आपको अगर याद होगा तो कुछ साल पहले आपके पास फोटो आती थी, जो लोग पहले फेसबुक यूज करते थे उनके लिए, इंस्टा ने ये नहीं किया, फेसबुक ऐसा करती थी कि जो फेसबुक के ऊपर आपको एक अचानक से फोटो दिखाई जाती थी और उस फोटो में छोटी सी एक जगह येलो कलर का बॉक्स लगा होता था आपके चेहरे के ऊपर। आपको पता भी नहीं होता था कि इस फोटो में मैं हूं, और एआई आपसे पूछती थी आर यू देयर इन दिस पिक, और वो येलो फेस आपके ऊपर येलो बॉक्स लगा रखा होता था, और आप देखते थे, आपको पता चलता वाकई ये तो मैं हूं, और ये फोटो तो मैंने डाली भी नहीं है, किसी और ने डाली। उसमें से गूगल, उनके एआई सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया कि ये बंदा कौन है, इसका अकाउंट कहां है, उसको जाके दिखाया कि देखो ये तुम हो, और आपने कहा हाँ ये तो मैं ही हूं, उस दिन तो वहां मैं थी। तो उसके बॉट्स ट्रेन हो गए कि नेक्स्ट टाइम अब आपको वो और बेटर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे।
सो दिस वाज द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, और यही वो सिस्टम था जिसकी मैंने वो बैड एग्जांपल दी थी। इस सिस्टम को डिप्लॉय करोगे आप क्रिमिनल ट्रैकिंग के लिए, लोगों को मारने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, गवर्नमेंट्स यूज करेंगी, इट विल बिकम हाईली हाईली डेंजरस। तो इसको नहीं करना है वाली कैटेगरी में रख दिया गया है। सो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स को क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के तौर पे या इस डिसीजन के मेकिंग सिस्टम के तौर पे जो वेपन सिस्टम का डिसाइड करे उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है। वी हैव टू स्टॉप इट आइदर, दो इट कैन बी डन, ये एकदम सक्सेसफुली भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका सक्सेस रेट कम है, हो सकता है इसका सक्सेस रेट बहुत हाई हो, लेकिन हम किसी का जीवन किसी 0.0000009% के रिस्क पे भी नहीं डाल सकते हैं। दिस इज नॉट व्हाट द टेक्नोलॉजी इज मेड फॉर। थर्ड बात आपकी है कि अगर ये जैसे ये हम बात कर रहे हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स लगाएंगे, तो ऐसे ही आपकी गवर्नमेंट्स आपका डेटा देखना चाहती है, आपकी कंपनी या जानना चाहती है कि जब ये लड़की जॉब से बाहर जाती है, सैटरडे संडे को छुट्टी पे होती है, तब ये क्या करती है, क्यों ना हम इसे तब भी कोई ऐसा माल बेच दें जिससे हमारी थोड़ी वृद्धि और हो, बिक्री और हो। दे वॉन्ट टू हैव योर डेटा, दे वॉन्ट टू गेट योर प्राइवेसी। कौन? द कॉर्पोरेट्स, द गवर्नमेंट्स, दे वॉन्ट योर डेटा विच यू डोंट वॉन्ट टू शेयर विद दैम। तो सवाल हमारे सामने ये आता है एज द पीपल फ्रॉम एआई इंडस्ट्री कि क्या हम ये करके देंगे? हम ये कहते हैं कि ऐसा हम नहीं करके देंगे। इसलिए नहीं करके देंगे क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने किसी के डेटा की चोरी करनी है तो खुद से करे, अगर कॉर्पोरेट्स ने लोगों से उनका डेटा लेना है तो खरीद लें, पैसा दें, बात करें, डील करें, ले लें। हमें डिप्लॉय करके देना है एक सिस्टम जिससे किसी बंदे की इच्छा के अलावा, उसको पता नहीं है कि मेरा डेटा जा रहा है, फिर भी उसका डेटा हम छीन लें। ये हम क्यों करके देंगे? ये तो चोरी है। इस चोरी में मैं क्यों पार्ट भरूं? लेट द गवर्नमेंट गो एंड टॉक टू द पीपल कि भाई आपका ये डेटा हमें चाहिए, लोगों को देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, गवर्नमेंट को सख्ती से लेना होगा ले लेंगे। बट मेरे इस्तेमाल करके, मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर यूज करके लोगों की इच्छा के खिलाफ उनको बताए बिना उनका सर्विलियंस क्यों हो, इज ए क्वेश्चन फॉर द एआई इंडस्ट्री। तो एआई इंडस्ट्री ने यही एंथ्रोपिक वाले केस में जो अभी ट्रंप के साथ हुआ, उसमें यह भी बात आई कि हम अपना डेटा सिविल सर्विलियंस के लिए नहीं देंगे। वी विल नॉट अलाउ आवर सिस्टम्स, एआई सिस्टम्स, टू बी यूज्ड फॉर सर्विलियंस पर्पज फॉर द सिविलियंस। तो यह भी एक समथिंग विच इज नॉट टू बी डन। हम जो एआई इंडस्ट्री के एथिक्स हैं उसमें हम ऐसा समझते हैं कि ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स और सर्विलियंस एंड प्राइवेसी के क्वेश्चंस, इनके ऊपर एआई हेल्प नहीं करेगी। हालांकि ये की जा सकती है, इट इज पॉसिबल, टेक्निकली सेइंग इट इज पॉसिबल, बट वी विल नॉट डू बिकॉज ऑफ एथिक्स, क्योंकि ये हमारे असूल अलाउ नहीं करते। सो दिस आई थिंक इज द ओवरऑल प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग। नाउ द सॉल्यूशन, इसका हल कैसे किया जाएगा? मैंने बताया एआई ब्लैक बॉक्स है, हमें पता नहीं है, एक्सप्लेनेबल नहीं है। मैंने बताया कि एआई जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो अंदर क्या करती है हमें पता नहीं लगता है। और मैंने बताया कि उसको सर्विलियंस और इस तरह के कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो फिर आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? हमारा सॉल्यूशन है ह्यूमन इन द लूप। जो मॉडर्न सॉल्यूशन है, जो इस वक्त पूरा चल रहा है, जो फॉर्मूला है कि ह्यूमन इन द लूप, हर एआई की लूप में ह्यूमन को होना पड़ेगा। तो एआई कुछ भी डिसाइड करे, फाइनली इट शुड बी अ ह्यूमन चॉइस कि इसको लागू करना है कि नहीं करना। सो ह्यूमन इन द लूप इज द आंसर फॉर ऑल थिंग्स। लेकिन उस ह्यूमन को भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के ह्यूमन को बिठा दिया। उस ह्यूमन को ये सब एआई लिटरेसी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए मैंने कौन सा डिसीजन लेना है और कौन सा नहीं लेना है। सो ह्यूमंस हैव टू बी देयर इन द लूप। तो क्यों? क्योंकि ह्यूमन सेंट्रिक रहेंगे तो क्रिटिकल जजमेंट उनके पास है, जो कल आपको ललन सर पढ़ा रहे थे। क्योंकि ह्यूमंस के पास अंडरस्टैंडिंग है, मशीन के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं। और एआई जो है उसको हम एज ए टूल यूज करना चाहते हैं, ना कि हम उसके खुद से टूल बन जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट द एआई टू बी आवर टूल, जैसे कि रोबोट्स भी हमारे टूल है, राइट? और इसी तरह हम ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी रखना चाहते हैं।
वी वॉन्ट टू फिक्स एवरी डिसीजन ओवर टू अ पर्सन। हर डिसीजन जो दुनिया में होता है उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होना जरूरी है, राइट? तो इसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड आपको दे रहा हूं, ये आपको जीवन भर के लिए याद रखना है। उसके लिए वर्ड है एजेंट। अभी तक आपने एजेंट वर्ड अलग अलग तरीके से सुना होगा कि जैसे गैस की एजेंसी, है ना, सेलिंग की एजेंसी। लेकिन हम फिलॉसफी के लोग, टेक्नोलॉजी के लोग, हम एजेंट वर्ड को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए एजेंट वो है जो डिसीजन चॉइस कर सकता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इस लिहाज से हम सब जो यहां बैठे हैं, वी आर ऑल एजेंट्स बिकॉज वी कैन मेक चॉइसेस एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चॉइसेस। हम जो भी चॉइस करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। तो इस ऐसे व्यक्ति को जो अपनी चॉइस भी करे और चॉइस के लिए जिम्मेदार भी रहे, उसको एजेंट कहते हैं। इसी से आजकल आपको एक पॉपुलर वर्ड मिल रहा है, एजेंटिक एआई। तो उनका क्लेम है कि हमने ऐसी एआई तैयार कर दी है जो बिल्कुल ह्यूमन जैसी है और एजेंट भी है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल भी है और वो चॉइस मेकिंग भी है। ये क्लेम है, बहुत बड़ा क्लेम है, अभी हम इससे सहमत नहीं है, लेकिन पॉपुलर है, मार्केट में पॉपुलर है कि एजेंटिक एआई, यानी ऐसी एआई जो डिसीजन भी करे, काम भी करे, फैसले भी ले, और वो एक हद तक करती भी है। तो जितने भी एजेंटिक एआई के टूल्स आपको मिलेंगे, जैसे क्लॉड है या एंटी ग्रेविटी है, ये वो टूल्स हैं जिनको हम एजेंटिक एआई टूल्स कह रहे हैं आजकल। तो क्लॉड उसमें बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है, नो डाउट। और भी आ रहे हैं, जैसे चाइना का डीप सीक है, एक ओपन क्लॉ है, ये भी एजेंटिक एआई हार्नेसेस बोलते हैं हम इनको, एजेंटिक एआई हार्नेस है। तो एजेंटिक एआई जो हैं वो चैट जीपीटी से अलग एक काम क्या कर रही है। चैट जीपीटी को आप कुछ देते हो और वो आपको कुछ बता देते हैं, लेकिन एजेंटिक एआई को जब आप प्रॉम्प्ट देते हो तो वो आपको कुछ करके देती है, यानी वो सिर्फ बताती नहीं है, वो करके देती है। विच मीन्स आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस उसको देते हो, अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट और अपने तमाम किस्म के जीमेल का एक्सेस उसको देते हो, तो फिर वो कुछ कर सकती है, यानी मेल भेज सकती है, किसी की मेल पढ़ सकती है, तो वो काम कर सकती है। सो एजेंटिक एआईज आर दोज एआईज which can do some work, which not only reply, it can do something। वो जवाब नहीं देती है केवल, वो काम करती है। तो इसलिए उसको कहते हैं एजेंटिक एआई। तो एजेंट वर्ड आपने याद कर लेना है। इस पे बहुत सारी बहस है, हम अभी सहमत नहीं है कि ये एजेंट बन गई है एआई, क्योंकि एजेंट तो बड़ी चीज होता है, जो रिस्पॉन्सिबल भी हो, जो चॉइस भी करे, और ये बड़ी बात होती है। जो जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तो क्या एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उस पानी खत्म होने की जो डेटा सेंटर की वजह से हो रहा है? नहीं दी जा सकती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो नहीं ले सकती, इसलिए वो एजेंट अभी नहीं है। हम ही एजेंट है जिन्होंने फैसला किया कि कहां डेटा सेंटर लगाना है, कहां का पानी मुकाना है, फैसला हम करते, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल, राइट? सो आज की इस पूरी क्लास को अगर मैं समराइज करूं तो हमने बात यहां से शुरू की थी कि एआई की लर्निंग और एआई की लिटरेसी क्या फर्क होता है। तो एआई की लर्निंग होती है सारी टेक्नोलॉजिकल साइड, लेकिन एआई की लिटरेसी इज लाइक छोटा कुत्ता पालना। आपको उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा समझना है, उसके साथ थोड़ा खेलना भी है, और कल को उसको थोड़ा ट्रेन भी कर देना है कि जब मैं बॉल फेंकूं तो उठा के ले आना। तो ये हम काम एआई से करवा लेते हैं। इट इज लाइक रेजिंग अ पपी, राइट? तो ये पपी को रेज करने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, उसको कब कब कौन कौन से टीके लगवाने हैं, उसको काटने से कैसे रोकना है, ये सब काम करने का काम हमारा एआई की लिटरेसी का काम है। सो वी हैव लर्न सो फार व्हाट इज एआई लिटरेसी, और उसमें प्राइमरी बात है जो आप लोगों के, पर्टिकुलर आप लोगों के करने का काम है, वो है एआई एथिक्स। सो आप लोग एआई एथिक्स में ट्रेंड होने जा रहे हो आने वाले टाइम में। आप जिस भी फील्ड में जाओगे, कोई सोशियोलॉजी में जाएगा, कोई पॉलिटिकल साइंस में जाएगा, कोई फिलोसफी में आएगा, वेर एवर यू गो, यू ट्रेन सम एआई फॉर द एथिक्स, कि एआई को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। फाइन, सो दिस इज माई पार्ट। अब आपके क्वेश्चन वेलकम है। क्वेश्चन, सुझाव, कोई भी अपनी सीट पे बैठे बैठे, कैसे भी, खड़े होके, उल्टा खड़े होके, सीधा खड़ा होके, जैसे भी दे। समझ आ गई बातचीत सारी? पहली बात ये अच्छी लगी? समझ नहीं आई कि अच्छी नहीं लगी? आवाज नहीं आई पीछे से? क्या ठीक है सब?
ऑल वेल, ज्यादा तो कुछ नहीं है, साधारण बातें हैं ये, इतनी तो अब आप बड़े स्टूडेंट्स हो। तो चलो, आपके कोई सवाल हो, किसी का कोई सुझाव हो, द फील्ड इज ओपन फॉर यू। प्लीज, क्या आप ये माइक ले सकते हैं ताकि मेरे पास सवाल रिकॉर्ड हो जाए? पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, हो रहा है क्या? हो रहा है, वेरी गुड जी। लाइक जो फ्रेश वाटर यूज कर रहे हैं या जो डेटा सेंटर्स हैं उनको क्या समुद्र का पानी नहीं यूज कर सकते? ये एग्जैक्टली कर सकते, पर पता नहीं अभी किया जा रहा है कि नहीं। यस, वी कैन डू, ऐसी इनोवेशंस आएंगी, लेकिन ये पहले तभी आएंगी ना अगर ये बात सामने आएगी कि क्या हमें उससे नुकसान हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये एक ऑप्शन है कि उसको, वाई टू यूज फ्रेश वाटर, वाई डोंट यू यूज सॉल्ट वाटर, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सॉल्ट वाटर कोरोसिव होता है। समुद्र का पानी जब आप अपने सिस्टम्स की पाइप्स में से गुजारेंगे रोज रोज, तो वो पाइप्स की लाइफ को कम कर देगा, उसके लिए पाइप स्पेशल बनानी पड़ेगी। तो कंपनियां आसान काम करती हैं कि पाइप स्पेशल बनाने पे क्यों जोर लगाना है, फ्रेश वाटर है ना, इसी को यूज कर लेते। तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, लेकिन इसके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। मतलब दिस सॉल्यूशन इंक्रीज सम कॉस्ट, तो लेकिन सॉल्यूशन अच्छा, इट इज एन इंटेलिजेंट सॉल्यूशन। यस, प्लीज। Is agentic AI safe for the future and for us? कि अगर हम उसके ऊपर डिपेंड होंगे, अगर वो इतना रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा कि वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले सोसाइटी पे। देखो, सवाल ये है कि क्या एजेंटिक एआई सेफ होगा कि नहीं होगा हमारे फ्यूचर के लिए। तो एक तो बात ये सही है, आपकी चिंता एकदम जायज है कि क्या ये अगर ऐसी हालत है और हम अपना सारा काम उसी को दिए जा रहे हैं, तो इज इट सेफ फॉर अस? यस, यू आर राइट, इट इज वेरी डेंजरस कि अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए या कुछ लोगों को अपनी मनमर्जी से उसको इस्तेमाल करने का मौका दे दिया जाए, कि मान लीजिए आपके दिमाग में आए कि अच्छा इससे ऐसा भी हो सकता है, तो एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाते हैं कि मेरे घर के बाहर लगा देते हैं, कौन फेस आ रहा है कौन जा रहा है मैं उसी से जज करके ऊपर से पानी फेंकना है कि क्या करना है वो सोचूंगी, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए एथिक्स, एथिक्स का फील्ड इसीलिए। बोला कि इसमें एथिक्स भी डालेंगे ताकि वो एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, हाँ, बट वो इतना सेफ होगा कि वो एथिक्स भी समझे। इसीलिए ह्यूमन इन द लूप इज द आंसर, कि फाइनली आपको लूप में रहना ही पड़ेगा। आप कभी ये नहीं हो सकते कि दे दिया मौका, बस अब ट्रेन करके सिस्टम छोड़ दिया वो करता रहेगा, हम क्या करेंगे फिर? सब हम कुत्ते पालेंगे? नहीं, हम एआई ही पालेंगे। हमें लूप में रहना होगा, और उसी के लिए मैं जोर देना चाह रहा हूँ, खास तौर पे हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, कि अब तक आपको ऐसा लगता था कि हमारा इन टेक्नोलॉजिकल चीजों से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अब लेन देन है, और आप ही का है। यू आर द वंस हु विल ट्रेन द एआई, और कोई नहीं। टेक्नोलॉजिकल काम हो चुका है उसमें बहुत सारा, और भी हो जाएगा, लेकिन ये मेन काम है जिसको अभी होना है। वेरी फाइन, प्लीज। Sir, if we upload personal data on AI, is it safe or not? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो पर्सनल डेटा एआई के ऊपर हमें डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? सवाल ये है, एकदम नहीं डालना चाहिए पर्सनल डेटा। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट पर्सनल डेटा। उसका एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन वैसे निकाला गया है, वो ये कि अभी जैसे क्लॉड आ रहा है आपके, जो हम क्लाउड पे कर रहे हैं, उसके दो वर्जन आते हैं। एक वो जो क्लाउड पे चलता है, एक वो जिसको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके वहीं यूज कर सकते हो। तो आपको उसमें सिर्फ इतनी गारंटी दी जा रही है कि आपका डेटा मिल तो गया एआई को, एआई ने अपने आप को उस पर ट्रेन करना है और उसको यूज भी करना है, लेकिन अभी वो रहेगा आपके ही कंप्यूटर में। हाँ, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो, अगर आप कल को, उसमें एक ऑप्शन रहता है, अब ये सारी चीजों को आपको अवेयर होना पड़ेगा। एक ऑप्शन रहता है, डू यू वांट योर एक्टिविटी ऑन एआई टू बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पस? इसकी ऑप्शन मिलती है अब आपको, क्लॉड देता है। जब आप प्रोफाइल अपनी कॉन्फ़िगर करोगे, वहां पे एक बटन लगा रहेगा जिसको आपको ऑन या ऑफ करना होता है। अगर आप ऑन करोगे तो आपका डेटा ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज होगा, और अगर आप ऑफ करोगे तो नहीं होगा। फाइन, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि ह्यूमन इन द लूप को रखेंगे तो एआई कम डेंजरस रहेगा, तो हम वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ह्यूमन कंटिन्यूसली उस लूप में रहे? मतलब ह्यूमन सेंट्रलिटी को हम कौन से मेजर्स हैं जो अडॉप्ट करें कि ह्यूमन जो है लूप में रहे? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे इन्होंने दिया कि हम तो कह दें कि ह्यूमन इन द लूप रह गया,
लेकिन एआई तो लगातार ट्रेन हो रही है, कहीं वो ऐसा हो कि वो ह्यूमन लूप को बाईपास करने में भी ट्रेन हो जाए, ऐसा भी हो ही सकता है। यस, ऑल दीज डेंजर्स आर देयर। इसका एक ही रास्ता है कि परमानेंट सॉल्यूशन कोई नहीं है। एआई से हमारा युद्ध शुरू हो चुका है, आपको हमेशा अवेयर रहना ही पड़ेगा कि कहां ये साइड ट्रैक हो रहा है। तो उसके तरीके बनाए जा सकते हैं, जैसे हमें टाइमली चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ इंपोज करने होंगे कि जैसे हर 2 हफ्ते बाद या हर 15 दिन बाद या हर इवेंट के बाद, हर मेजर शफलिंग के बाद हमें उसको एक बार से सारे पैरामीटर्स पे रीटेस्ट करना हो। हम उसको रीटेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या अभी भी इसने हमारी लूप को बाईपास तो नहीं कर दिया, मतलब ह्यूमन पावर को सरपास कर रहे हैं। ऐसे ही कर रहा है ना। हाँ, लेकिन वो ह्यूमन पोटेंशियल को कर रहा है, जिसको वो नहीं कर रहा वो है उसके पास पर्पस नहीं है अपना। एआई डज नॉट हैज इट्स पर्पस, उसको हम गोल्स देते हैं, वो गोल ड्रिवन है। तो क्योंकि हम उसको गोल देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ये फेस रिकॉग्निशन या ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम, ये तो गोल्स है ना, यस सर। हमने दिए। तो हमारे गोल्स तय करते हैं कि एआई क्या करे। सो हमें अपने गोल्स को ठीक रखना होगा, एक बात। दूसरी बात, लगातार एआई को उन गोल्स की लाइन में रखना होगा, जिसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। एआई अलाइनमेंट नाम की एक चीज होती है, जिसका मतलब होता है कि एआई को उसके गोल्स के साथ अलाइन रखना, ताकि वो अपने गोल से इधर उधर ना चले जाए। राइट? तो चिंता है, लेकिन लगातार करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। वी डोंट हैव बाईपास फॉर इट। और किसी का कोई सुझाव, सवाल? एक क्वेश्चन, मैं कवच इवेंट में थी, वहां पे ड्रोन्स थे और ड्रोन्स में सर्विलेंस ड्रोन्स भी थे। अब मेरे को सुनाई नहीं है, क्या था? मैं कवच इवेंट में थी, वहां पे ड्रोन्स का पूरा सेक्शन था और वहां पे सर्विलेंस के लिए भी ड्रोन्स थे। तो ड्रोन की कैलिब्रेशन वगैरह हम सारा जीपीएस वगैरह सारा कनेक्शन करते हैं, तो वो भी एक तरह मिलिट्री पर्पस के लिए हम सर्विलेंस और ड्रोन यूज कर रहे हैं। तो एआई से ही हम थोड़ा सा कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा हमारी बीच ऑफ प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, क्योंकि वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है, जो डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइमल्टेनियसली वो हमारी एथिकल वैल्यूज को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो बात तो सही है। जैसे इन्होंने कहा कि ये कवच में ट्रेनिंग में गए थे, अब वहां पे ड्रोन्स थे। ड्रोन्स तो बिल्कुल ऑटोनोमस ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अब वो ड्रोन्स जो करेंगे, वो एक तरफ तो इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि हमें वो डिफेंस पर्पस भी हमारा एक पर्पस है, और फिर ये वाली प्राइवेसी का इशू भी हमारे पास इशू है। तो कहां से बैलेंस आएगा? यही बैलेंस है जो हमें बेसिकली ढूंढना है। इसके लिए क्या होगा, हमें हर जगह रूल्स बनाने, जैसे ड्रोन ऑपरेटर है तो उसके लिए रूल्स बनाने होंगे, ड्रोन डिप्लॉयमेंट के लिए रूल्स बनाने होंगे, और वहां लोग सिर्फ डिफेंस के नहीं रहने चाहिए। अभी क्या हो रहा था कि जैसे डिफेंस को हमने एक ड्रोन बेच दिया, अब डिफेंस तय करे कि उसने इसको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना। लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमें कहीं ना कहीं उनको इंश्योर करना होगा कि आप पॉलिटिकल साइंस से, आप सोशल साइंसेस से कोई बंदे अपने कमेटी का पार्ट बनाओ, वो वहां रहेंगे जहां डिसीजन होगा, और वो अपनी राय देंगे। और हमें ऐसे बंदे भी चाहिए होंगे जो ऐसी जगहों पे बैठ सके, जो इतने अवेयर हों, जो डिसीजन ले सके उस मौके के ऊपर। तो ये सारे मैकेनिज्म अब बनाने होंगे, और वो बन भी रहे हैं, अब शुरू हो गए हैं बनने। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑलरेडी नो फ्लाई जोन हैं। हाँ। लेकिन अभी तक जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है आर्मी का, वो कुछ ऐसा है कि हम आर्मी को जनता से बचाने के लिए नो फ्लाई जोन बना रहे हैं। अब जरूरी दूसरा भी है कि आपने करनी तो है बॉर्डर की सर्विलियंस, लेकिन आपका ड्रोन उड़ के जाएगा मेरे घर के ऊपर से भी, तो मेरे को इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि मेरी सर्विलियंस नहीं होगी, है ना? सो हमें बोथ वे रूल्स बनाने होंगे, ताकि उनको भी खतरा ना रहे और इधर भी खतरा ना हो। तो अभी तक तो सिंपल था कि जी ये आर्मी का एरिया है, इसमें नो फ्लाइंग जोन बना दो, ताकि कोई और आर्मी की सर्विलियंस ना कर। पर वो तो आर्मी को बचाने के लिए है ना, हमें तो जनता को बचाने का भी सोचना पड़ेगा। तो दोनों बातें हैं कि कहीं किसी के भी राइट्स ट्रेड नहीं होने चाहिए, सिर्फ डिफेंस के नाम पे या टेक्नोलॉजी के नाम पे। ये मेन बात है। फाइन। और किसी का कोई सुझाव, सवाल, या फिर इस क्लास को यहीं खत्म समझा जाए और आपको आजाद हवा में घूमने का मौका दिया जाए? तो ठीक है, फिर हम इस क्लास को
यहीं शुरू करते हैं विद दिस लास्ट स्लाइड कि एआई जर्नी आपकी यहां से शुरू होती है. So by you have to understand AI, you have to question AI, and you have to act upon it, right? तो आपको यही एआई लिटरेसी का हमारा आज का पर्पस है कि आपको एआई को समझना है, उसको सवाल करना है, उसके यूजेज के सवाल उठाने हैं और फिर एक्ट करनी है. क्या आपको करना होगा उसके लिए अपने आप में, वो आपको सोचना है. थैंक यू.